नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, प्रयास एजुकेशन जमुई से। सर, लास्ट क्लास हम रिएक्शन नंबर 8 पढ़ रहे थे, सोडा लाइम। और सोडा लाइम में हम बोले हुए थे कि कार्बन की संख्या उसमें घटाया जाता है। कार्बन की संख्या घटाने के लिए जिस रिएक्शन का प्रयोग करते थे उसका नाम हुआ करता था सोडा लाइम। और जहाँ तक हमको याद आ रहा है कि हम क्वेश्चन दिए हुए थे बनाने के लिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बनाए भी होंगे। नहीं बना होगा तो हम उसका भी एक वीडियो आपके सामने में जल्दी ला देंगे कि वो कैसे बना था। आज के रिएक्शन पर हम आते हैं। आज का ये रिएक्शन आपको देखने में काफी बड़ा लग रहा होगा। जाहिर है कि ये तीन स्टेप में ऐसा लग रहा है कि काफी लंबा जाने वाला है, लेकिन ऐसा है नहीं। सिर्फ ये देखने में बड़ा लग रहा है, आप इसको देखकर डरिएगा नहीं। ऐसा नहीं सोचेगा काफी लंबा चौड़ा जा रहा है तो कुछ इसमें बहुत बड़ा चीज होगा, ऐसा नहीं है। इसका मैकेनिज्म बहुत ईजी होता है, तो सिर्फ मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। खाली देखने में ये लंबा चौड़ा लग रहा होता है ना, तो उस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और ऐसे भी एक चीज का ध्यान आप रखिएगा सर कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम बस इसी चीज का होता है कि आपको ना स्टार्टिंग में क्वेश्चन को समझने में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बाद बाकी उसमें कहीं कोई चीजें होती नहीं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा उसमें ऐसा कुछ है जो कंफ्यूजन पैदा करेगा, है ना। सिर्फ मैकेनिज्म को समझना जरूरी होता है और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ना जरूरी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अवकरण क्या कहता है। अवकरण, चूंकि आप ऑक्सीकरण पढ़े हुए, याद करिए आप ऑक्सीकरण अभिक्रिया में आप कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया करते थे ना। थोड़ा हम हिंट यहाँ एक चीज करना चाहेंगे, वो ये कि रिएक्शन नंबर 7वां में आप ऑक्सीकरण पढ़े, रिएक्शन नंबर 9वां जो आज हम पढ़ रहे हैं ये अवकरण है। इन दोनों को अगर बढ़िया से आप देखें तो बिल्कुल अपोजिट है, एकदम अपोजिट है। सर याद करिए आप कि जब आप ऑक्सीकरण पढ़ रहे थे तो वो ऑक्सीकरण का एक थ्योरी था कि आपके पास शुरुआती में अल्कोहल हो, आप एल्काइल अल्कोहल में नवजात ऑक्सीजन लगा रहे थे, बन रहा था एल्डिहाइड। याद करें आप चीजों को बिल्कुल धीरे धीरे प्रोसेस के साथ। आपके पास स्टार्टिंग में क्या है, एल्काइल अल्कोहल। एल्काइल अल्कोहल में आप नवजात ऑक्सीजन लगा रहे हैं, सिर्फ ओ लगा रहे हैं, आपको मिल रहा था स्टार्टिंग पीरियड में एल्डिहाइड, करेक्ट। दोबारा आप एल्डिहाइड ला रहे हैं, फिर से आप नवजात ऑक्सीजन लगा रहे हो, नेसेंट ऑक्सीजन, फिर आपको मिल रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एल्काइल अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। आप स्टार्टिंग में एल्कोहल को एल्डिहाइड में बदले, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदले। आज का ये रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट है। कार्बोक्सिलिक अम्ल पहले एल्डिहाइड में बदलेगा, फिर एल्डिहाइड अल्कोहल में बदलेगा। ऑक्सीकरण याद करिए क्या था, एल्डिहाइड एल्कोहल एल्डिहाइड में बदला, फिर एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला। आज कहानी उल्टा, कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्डिहाइड में बदलेगा, एल्डिहाइड अल्कोहल में बदलेगा, और एक और स्टेप हम लोग लेकर चल जाते हैं सर, वो होता है कि अल्कोहल इसमें एल्केन में परिवर्तित होगा। रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझिए सर, ये बहुत बड़ा रिएक्शन से 3 स्टेप में आपको देखने में लग रहा है। हम स्टार्टिंग पीरियड में ही बोले थे कि रिएक्शन में सिर्फ देखने में वो हमेशा बड़ा लगेगा, आपको वैसा रिएक्शन होता नहीं। अच्छा, इसके बाद जो रिएक्शन आएंगे छोटे छोटे रिएक्शन ही होंगे अधिकांशतः। कुछ रिएक्शन आपको उसमें अभी बड़े मिलेंगे, लेकिन अधिकांशतः यहाँ से छोटे छोटे रिएक्शन मिलेंगे। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक होगा सर, क्वेश्चन पर ही विशेष रूप से ध्यान दीजिए सर, क्योंकि आप सीबीएसई पैटर्न के बच्चे हो या आप बिहार बोर्ड के बच्चे हो, आप किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सर वेटेज हमेशा ज्यादा होता है। आप किसी इंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठिए, आप आईआईटी के स्टूडेंट्स बने, आप मेंस के एग्जामिनेशन में जाके बैठे या आप नीट के एग्जामिनेशन में जाके बैठे, सर हर एक जगह केमिस्ट्री में ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज हमेशा ज्यादा होता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है सर वो होता है रिएक्शन, जो बच्चे लोगों के समझ में बहुत कम आता है। लेकिन हमारा प्रयास ये कि हम रिएक्शन को बहुत बहुत इजी वे में आपके सामने में रख पाए, और उम्मीद करते हैं जो बच्चे हमारा रिएक्शन नंबर 1 से लेकर अब तक का रिएक्शन अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे, उनको शायद रिएक्शन में उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। और हम आपके कमेंट सेक्शन को देख भी रहे हैं सर, हमको आपका कमेंट सेक्शन देखने में अच्छा भी लग रहा है कि विद्यार्थी लोगों को, अधिकांशतः लोगों को समझ में आ रहा है। अच्छी बात है, थोड़ा सा इसमें मेहनत करने की जरूरत होती है। और एक और चीज हम ये बोलना चाहेंगे कि ये भूलने वाला भी रिएक्शन में से एक होता है।
जितना रिएक्शन आप पढ़ोगे वो कंफ्यूजन पैदा करेगा आपके दिमाग में। कभी कभी ऐसा लगेगा कब कौन सा रिएक्शन लगाएंगे, किस जगह पर कौन सा रिएक्शन लगाएंगे, है ना। तो इन सभी चीजों को अगर आप कंप्लीटली रूप से खत्म करना चाहते हैं, ये सभी डाउट को क्लियर करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि सारा का सारा रिएक्शन का आप थ्योरी को याद कम से कम जरूर रखें। तो ऐसे में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। सर शुरुआत में आपके पास होना चाहिए कार्बोक्सिलिक अम्ल। अच्छा, एक और चीज है, इसमें कार्बन की संख्या ना तो घटता है ना बढ़ता है। आप जितना कार्बन रखेंगे उतना ही कार्बन आपको हमेशा मिलेगा। तो स्टार्टिंग पीरियड में कहता है आपके पास होना चाहिए कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकर आते हैं सर कार्बोक्सिलिक अम्ल। आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में है CH3 C डबल बॉन्ड O और हम यहां पर रख देते हैं सर H। करेक्ट। हम जानते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्योंकि आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक होता है COOH। तो COO और एक H, ठीक है। अगर हम इसके नाम का बात करें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नाम लिखने का तरीका शब्द रूप वर्ड रूट प्लस N प्लस ओइक अम्ल ओइक एसिड इंक्लूडिंग द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्रियाशील मूलक के कार्बन को जोड़ा जाता है IUPAC नाम लिखने में। तो अगर आप इस कार्बन को भी जोड़ेंगे तो टोटल कितने कार्बन बन गए सर? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन का नाम हमारे पास क्या बनकर आएगा सर जी? तो इथेन, फिर उसमें जोड़ेंगे हम लोग ओइक और तब हम लोग जोड़ेंगे उसमें एसिड, इथेनोइक एसिड। ये बन गया। कहता है सर जी कि इसका रिएक्शन आप किससे करा दो? H2 के साथ। और हम सभी जानते हैं कि H और H के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। या आप 11th में भी पढ़े होंगे, जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो वहां पर बताया जाता है कि H2 के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, कैसे ये बॉन्ड बना हुआ है सिंगल, है ना। अच्छा, उसके बाद फिर आपका यहाँ पर जो उत्प्रेरक होता है वो होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सर इसका नाम हम दोबारा रिपीट कर देना चाहते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो एक बार फिर से समझ ले, स्टार्टिंग पीरियड से शुरुआती में आपके पास क्या होना चाहिए? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होना चाहिए। हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के जगह पर इथेनोइक अम्ल ले चुके हैं। इसका रिएक्शन आपको H2 के साथ कराना होगा। आपका यहाँ पे जो उत्प्रेरक है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ऐसे में जो आपका प्रोडक्ट प्राप्त होता है सर जी शुरुआती में, वो आपका प्रोडक्ट है एल्डिहाइड जो कह रहा है। लेकिन ये एल्डिहाइड बना कैसे होगा, इसके मैकेनिज्म को एक बार दोबारा देखें। तो OH के ऊपर चार्ज होता है सर जी -1 और H के ऊपर चार्ज होता है +1। ये दोनों को यहाँ से आप रिलीज कर दें, हटा दें। और हम जानते हैं कि इसका स्थान अब वैकेंट हो चुका है। तो अब आप ये वाला जो H है उसको उठाकर आप यहाँ पे रख दो। करेक्ट है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल मैकेनिज्म। अब आपका जो बन रहा है सर जी वो कुछ ऐसा बन रहा होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ CH3 के बाद सिंगल बॉन्ड है ही। फिर यहाँ C है, आप लिखेंगे C। यहाँ डबल बॉन्ड के साथ O है और यहाँ पर H है, क्योंकि ये वाला H अब इस पोजीशन पर आकर बैठ चुका है। अब जो यहाँ से बाहर हुआ था वो क्या बाहर हुआ था? H2 और एक O। तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? H2O। आप यहाँ से रिलीज कर दे सर, H2O। अब अगर आप बढ़िया से देखें तो ये एल्डिहाइड आपको प्राप्त हो चुका है। एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक होता है CHO। अगर आप उसको स्ट्रक्चर में बदलते हैं तो C डबल बॉन्ड के साथ O और फिर सिंगल बॉन्ड के साथ C के साथ H को जोड़ा जाता है। यहां वही चीज हुआ है, ये एल्डिहाइड आपका निर्माण हो चुका है। मैकेनिज्म बड़ा सिंपल था सर। आप सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल लिए थे, H2 के साथ कह रहा था रिएक्शन करने के लिए। OH के ऊपर चार्ज होता है -1, H के ऊपर चार्ज होता है +1। हम जानते हैं कि ये दोनों अपोजिट चार्ज है, अट्रैक्शन करेगा, यहां से रिलीज हो जाएगा, H2O बन के रिलीज हो जाएगा। इसका स्थान वैकेंट हो चुका है, खाली हो चुका है। इस खाली जगह पर आप H को ले जाके बैठ देंगे। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो बनेगा वो होगा CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ C डबल बॉन्ड O और ये H अब इस जगह पर आता है तो ये बनता है कुछ इस तरीके से और बाहर हमारा निकलता है H2O। आप H2O को रिलीज कर दिए। ये जो चीजें बनी हुई है इसका एक नाम होगा, जाहिर है एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का नाम लिखने का तरीका शब्द रूप वर्ड रूट प्लस N प्लस अल। वर्ड रूट मीन्स शब्द रूप प्लस N प्लस अल। क्लियर कहता है इसमें भी क्रियाशील मूलक के कार्बन को जोड़ा जाता है। तो इसका मतलब इसका नाम बनेगा 2 कार्बन के लिए इथ, उसका जो शब्द रूप होता है। उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे इसमें N। अब उसके बाद हम लोग इसमें जोड़ेंगे अल। ध्यान रहे अल और ओल, इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। ऑल तब लगता है जब आप एल्काइल अल्कोहल का बना रहे हो IUPAC नाम, लेकिन अल मींस Al तब लगता है जब आप एल्डिहाइड का IUPAC नाम बना रहे हो। तो ये एल्डिहाइड है और इसका नाम बनेगा इथेनॉल, है ना। तो आपका स्टार्टिंग पीरियड में कार्बोक्सिलिक अम्ल किस में बदल चुका है? एल्डिहाइड में। स्टार्टिंग पीरियड में यही कह रहा था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल किस में बदलेगा? एल्डिहाइड में।
अब का कहानी को समझिए। अब कहता है कि दोबारा आप एल्डिहाइड को लाइए और उसको बदलिए अल्कोहल में। तो इसको उठा के आप यहां पे लाते हैं, ले आइए, देखते हैं क्या बनता है सर। CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर H, करेक्ट है। हम अब इसका रिएक्शन आप करा रहे हो H2 के साथ, बिल्कुल सही। यहां पर जो आपका उत्प्रेरक है वो है LiAlH4, सही जा रहा है। अब देखा जाए इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए। सर इसमें सबसे बड़ी बात है किसी चीज का विस्थापन नहीं हो रहा। अगर आप बढ़िया से देखें तो रिलीज यहां कुछ हो नहीं रहा। जब रिलीज कुछ नहीं होता है तब जो रिएक्शन होता है वो हमेशा विलयन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जब किसी चीज का विस्थापन ना हो तब वहां उस रिएक्शन को हम लोग विलयन अभिक्रिया कहते हैं। विलयन अभिक्रिया का मतलब होता है सिंपल कि दो चीजें आपस में जुट चुकी हैं, लेकिन जुटने के दरमियान बॉन्ड टूटता भी है और एक नया बॉन्ड क्रिएट भी होता है। मींस कुछ पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और कुछ नए बॉन्ड जुट जाते हैं। ये विलयन अभिक्रिया का नेचर भी होता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, इसके मैकेनिज्म को कैसे बनाएं। तो इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए आप एक काम करें कि ये डबल बॉन्ड को आप हिट कर दो। जब आप हिट करेंगे तो ये डबल बॉन्ड सर टूट जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। जैसे डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, हम सभी याद करें कि एक जगह पर हम पढ़े हुए थे कि जब आप ट्रिपल बॉन्ड को हिट करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को जब आप हिट करते हैं वो कन्वर्ट होता है डबल बॉन्ड में। जब आप डबल बॉन्ड को हिट करोगे वो कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में। लेकिन जब आप सिंगल बॉन्ड को हिट करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है। यहां पर ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड ये इसको अगर हम हिट कर रहे हैं तो ये डबल बॉन्ड किस में बदल जाता है, सिंगल बॉन्ड में। तो जब ये सिंगल बॉन्ड में बदलेगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा सर, CH3C, यहां सिंगल बॉन्ड के साथ O और यहां पर H, है ना। यहां डबल बॉन्ड था तो आप यहां पर उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर चुके हैं, चूंकि आप डबल बॉन्ड को हिट किए हुए थे। अब कहानी क्या हुआ होगा, ऐसे में क्या बन चुका है, नया चीजें क्या निकल कर सामने आएगा वो देखिए। सर जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना था तब आपको मालूम है कि कार्बन यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रखा होगा, करेक्ट, और यहां पर OBG डबल इलेक्ट्रॉन रखा होगा, करेक्ट। अब ये कार्बन इधर 1 इलेक्ट्रॉन रखा होगा और ये कार्बन यहां 1 इलेक्ट्रॉन रखा होगा। ऐसे में एक कार्बन रखा है 1 2 3 4 और उधर से ऑक्सीजन रख रहा था 2, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। जब ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ तब कार्बन यहां रखा होगा 1, यहां रखा होगा 1, यहां रखा होगा 1, जाहिर है ऑक्सीजन भी यहां रखा होगा 1, करेक्ट है। यहां ऑक्सीजन कितना रखा था सर, 2, यहां कार्बन ऑक्सीजन की तरफ कितना रखा था, 2। लेकिन जब ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ तब ऑक्सीजन कितना रखा, 1, और यहां कार्बन कितना रखा, 1, करेक्ट है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन था और यहां जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त आयन के रूप में, फ्री रेडिकल के रूप में बचा होगा, करेक्ट। अब उसी तरह यहां पर कार्बन जी 2 इलेक्ट्रॉन जो ऊपर में रखा ऑक्सीजन के साइड में, यहां पर कार्बन का केवल जो 1 इलेक्ट्रॉन रखा है ऊपर ऑक्सीजन के साइड में, तो ऐसे में तो कार्बन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो अब वो 1 इलेक्ट्रॉन को नीचे की ओर रख सकते हैं, क्योंकि उसका भी एक फ्री रेडिकल है, उसका भी एक मुक्त आयन है। अब आप एक काम और कर सकते हैं कि ये H और H के बीच में जहां पर सिंगल बॉन्ड है, अब आप इसको भी हिट कर दें। जब आप हिट करेंगे तो ये बीच से टूटेगा और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन खुद का इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट हो जाएगा और ये भी हाइड्रोजन खुद का इलेक्ट्रॉन को लेकर सेपरेट हो जाएगा। अब यहां पर एक काम हम कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन भी तो टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए ही चाहिए। यहां पर कार्बन के पास अगर आप बढ़िया से देखें तो अब 3 ही बॉन्ड बच रहा है, 1 2 3 होना चाहिए, कितना, 4। अच्छा, ऑक्सीजन के पास भी जी 2 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट तभी कंप्लीट हो सकता है। लेकिन फिलहाल ऑक्सीजन को मिल रहा है 1 ही इलेक्ट्रॉन, तो इसको तो 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। बढ़िया से देखा जाए तो ऑक्सीजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, कार्बन को भी 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो ऐसे में हम क्या करें, तो ऐसे में हम एक काम कर सकते हैं कि इस H को उठाकर इस O के पास ले जाकर बिठा दो आप, और ये वाला H को उठाकर आप इस कार्बन के पास ले जाके बिठा दो। जब आप ऐसा करोगे तब जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो जाएगा। CH3 है आपके पास, यहां पर ले जाके रखें आप CH3, है ना। फिर सिंगल बॉन्ड है, यहां पर रखें सिंगल बॉन्ड, फिर यहां C कर दें। अच्छा, ऊपर में क्या बनेगा सर, तो ऊपर में O है। अब इस O के पास एक H भी आ रहा है,
तो आप ऐसे में यहाँ पर आप H को ले जाके बिठा दें। अच्छा, उसके बाद फिर इस जगह पर आपका H है और फिर नीचे में भी आपका H है। अब अगर आप बढ़िया से देखो तो ये आपका एल्काइल अल्कोहल बन चुका है, क्योंकि हम जानते हैं कि एल्काइल अल्कोहल कह भी रहा था कैसे एल्काइल अल्कोहल, चूंकि ये क्रियाशील मूलक आपका OH है। कह रहा था किसी चीज का विस्थापन, आप इस लाइन को देखें, यहाँ किसी चीज का विस्थापन नहीं हुआ, हमारा यहाँ पे किसी चीज का विस्थापन हुआ भी नहीं। तो ऐसे में ये जो आपका बनकर निकल कर आएगा इसका नाम होता है इथेनॉल। ये इथेनॉल नहीं बनेगा, अब इथेनॉल बनेगा, क्योंकि अल्कोहल का IUPAC नाम लिखने का तरीका होता है शब्द रूप प्लस N प्लस ऑल। तो ऐसे में ये जो नाम बनकर निकल कर आ रहा होगा आपके सामने में, ये बन रहा होगा इथेनॉल, है ना। अब जब ये इथेनॉल बन चुका है यानी अल्काइल अल्कोहल आपका बन चुका है सर जी, तो मैकेनिज्म में अंतिम में एक और वर्ड कहता है कि आपके पास शुरुआत एक बार फिर से अल्काइल अल्कोहल होना चाहिए, मींस एक बार दोबारा इस अल्काइल अल्कोहल को उठाकर यहाँ पर ले आए, है ना। तो अब हम एक बार फिर से उसको उठाकर यहाँ लाते हैं, तो CH3C, यहाँ पर है सर OH, यहाँ है आपका H और यहाँ पर है आपका H, करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद इसका रिएक्शन दोबारा होगा आपका H2 के साथ। एक बार फिर से आप इसका रिएक्शन जी H2 के साथ करवा दें, है ना। एक बार फिर से जो आपका उत्प्रेरक है सर, वो उत्प्रेरक कुछ है LiAlH4, आप यहाँ पे डेल्टा का यूज कर सकते हैं, मीन्स आप उसको हीट भी कर रहे हो। आप OH के ऊपर चार्ज जानते हैं कि -1 होता है, H के ऊपर जी चार्ज +1 होता है। इस बार आप क्या करो, इसको और इसको यहाँ से रिलीज करा दो, क्या बन के, तो H2O बन के यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब ये वाला H को आप उठाकर यहाँ पर शिफ्ट कर दो, है ना। तो ऐसे में क्या बनेगा वो देख लीजिए, तो CH3 यहाँ पर C, अब ऊपर में जहां OH था वो तो H के साथ H2O बन के बाहर जा चुका है, इसके जगह पर अब H आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे H, नीचे लिख देंगे H, यहाँ लिख देंगे H, जो जो जहां जहां था वैसा वैसा पुट कर दिए हैं सर। इसको अगर हम चाहें तो बढ़िया से देखिए, तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है C2 और H यहाँ 3 और इधर भी 3, तो ऐसे में जो बन रहा होगा वो होगा C2H6, और यहाँ से जो चीजें बाहर निकल रही है वो होगा OH और H, ये दोनों मिलकर H2O। और आप जानते हैं सर कि C2H6 का नाम होता है इथेन। इसका मतलब क्लियर हो चुका है कि ये जो आप मैकेनिज्म अपने पास देख पा रहे हैं अपने बोर्ड के ऊपर, ये क्लियर कहता है कि शुरुआत में कार्बोक्सिलिक अम्ल होना चाहिए, जो शुरुआत में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल रखे भी थे। H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड हमारा बन चुका है, रिलीज होना था जल, जो विस्थापित भी हो चुका है। फिर दोबारा एल्डिहाइड को हम एल्कोहल में बदल चुके हैं, अब एल्कोहल को भी हम लोग एल्केन में परिवर्तित कर चुके हैं। तो ये रिएक्शन के मदद से आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण का जस्ट अपोजिट है। ऑक्सीकरण कहा करता था कि आपके पास स्टार्टिंग में अल्कोहल हो, अल्कोहल को आप एल्डिहाइड में बदलें, फिर एल्डिहाइड को आप कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलें, ये कह सकते हैं उसके बिल्कुल अपोजिट है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को आप पहले एल्डिहाइड में बदलें, फिर एल्डिहाइड आपका अल्कोहल में बदलेगा, और लास्ट आप अल्कोहल को भी एक एल्केन में परिवर्तित कर सकते हैं। कार्बन की संख्या कहीं कमी नहीं हुई, ना ही कहीं बढ़ा है। कार्बन की संख्या यहाँ भी 2 था, इस जगह पर भी 2 है, यहाँ पर भी आपका 2 है, और यहाँ पर भी इस जगह पर भी आपका 2 प्राप्त है, यानी कार्बन की संख्या ना तो घटेगा ना ही बढ़ेगा। ऐसा कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कहा जाए कि आप बताएं कि आप इथेनोइक अम्ल को इथेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये इथेनोइक अम्ल है, आप इसको इथेन में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो ऐसे में अगर आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आता है तो हम एक क्वेश्चन आपको देना चाहेंगे। वो क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा होगा, आप एक काम कर लेंगे कि आप बना देंगे, कार्बन की संख्या घटाने के लिए हम एक प्रश्न देना चाहेंगे, उम्मीद करते हैं कोशिश करिएगा आप लोग बनाने का। वो क्वेश्चन हमारा होगा कि आपको इथेनोइक अम्ल को आप मिथेनोइक अम्ल में कन्वर्ट करें। दोबारा बोलेंगे, इथेनोइक अम्ल को मिथेनोइक अम्ल में कन्वर्ट करें। दोबारा अगर हम लिख दें यहाँ पे कहीं पर भी तो आप बढ़िया से देखें, आपका जो HW होगा वो कुछ ऐसा होगा, इथेनोइक एसिड कन्वर्ट इनटू मेथेनोइक एसिड। ये आपको बनाना पड़ेगा। कैसे? अगर आप इसका फार्मूला का भी अगर हम हल्का सा जिक्र कर दें तो इसका फार्मूला होता है सर जी CH3COOH, है ना, और मिथेनोइक अम्ल का फार्मूला होता है HCOOH। अब आप काम करें, देखना हम चाहेंगे कि आप इसका उत्तर कैसे देते हैं। उम्मीद करते हैं इसका मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।